अगर आप चैनल पे न्यू हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 9। और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो सी पीपीटी स्लाइड्स हैं, अगर आप इसकी लाइंस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और लेक्चर के बाद एक बार अपनी हैंड आउट को और पीपीटी स्लाइड्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 80 to 90% आपके मार्क्स होते हैं, जो बिना आप पास्ट पेपर्स को तैयार किए ही आप इजीली गेट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। और स्टूडेंट्स आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लाइंस की डेफिनेशन इसलिए बता रही होती हूँ, अपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं इस तरह से प्रिपेयर करवा रही हूँ कि आप सिर्फ ये लाइंस को अच्छी तरीके से पीपीटी स्लाइड्स की लाइंस को अच्छी तरीके से याद कर लें। उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, यही सारा कुछ घूम घूम कर पेपर में बार बार आता है। यहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी यहीं से बन जाते हैं। आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब आप पीपीटी स्लाइड्स को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा कमेंट सेशन ऑन होता है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्स की तैयारी अगर आपने अच्छे से करनी है, पीपीटी स्लाइड्स को काइंडली स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार कर लें और साथ में पास पेपर्स को भी लाजमी तौर पे तैयार करें। देन बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उनको फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी थोड़ी सी खुद भी रखें और साथ में पीपीटी स्लाइड्स को लाजमी तौर पे तैयार करें। तो चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। अब आईनी तहरीक क्या थी? अब आईनी तहरीक में जो मेन पॉइंट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया 1858, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। अच्छा, ये डेट्स जो सी आउटलाइन में ही यहाँ पर शो करवाई हुई हैं, ये डेट्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेनी है, लाजमी तौर पे कर लेनी है, क्योंकि ये जो सी डेट्स है ना आपकी, ये सारी एमसीक्यूज में आ जाती हैं। आधे से ज़्यादा पेपर तो एमसीक्यूज पे आप लोगों का डिपेंड होता है कि एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से, कैबिनेट मिशन कब हुआ, साथ में आपको डेट दे देंगे, बताएं जी कब हुआ। 1946 में, तो आप वहाँ पर बैठ कर सोच रहे होंगे कि कब हुआ था। तो ये डेट्स जो सी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी पीपीटी स्लाइड्स पर ही दी हुई हैं, एक्स्ट्रा से दी हुई हैं और बिल्कुल करेक्ट डेट्स दी हुई हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार आता है। कैबिनेट मिशन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होकर आते हैं। इनको अच्छे तरीके से याद कर लें स्टूडेंट्स। मैं आपको ये हाईलाइट भी कर देती हूँ साथ में, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। ये चार जोन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप अप नहीं करने हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। लाजमी तौर पे तैयार कर लेने हैं। इनका मैंने कलर बोल्ड कर दिया, तो आप इसको लाजमी तौर पर करें। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया जो था 1858, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये सारा कुछ जो था इन डेट्स में हुआ। जो मलका विक्टोरिया थी वो महारानी बन गई थी, मलका बन गई थी हिंदुस्तान की, इंडिया की, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं हम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1861, अब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो क्या था? जो पहला एक्ट था वो क्या था? द फर्स्ट एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश रूल वाज काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 एंड बिकेम द लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला जो एक्ट था अंग्रेज़ों के तहत मंजूर हुआ था। जाहिर बात है वो अंग्रेज़ों के तहत ही, क्योंकि ब्रिटिश रूल आ चुका था, तो ब्रिटिश रूल के तहत ही मंजूर हुआ था। और कायदा जो था वो काउंसिल ऑफ इंडिया था, इंडिया एक्ट था, 1861 था, ठीक है। उसमें ज़मीन जो थी वो निशाना बन गई थी, जो लैंड था वो निशाना बन चुका था। इट ट्रांसफर्ड द कंपनी टेरिटोरी द ब्रिटिश क्राउन। इसने कंपनी का इलाका जो था वो मुंतकिल कर दिया था, बरतानी वली अहद कह सकते हैं, उसकी तरफ उसने कर दिया था, कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इट गेव अ सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने एक तरह की कानून साजी की, एक तरह का इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव आप नहीं कह सकते, ठीक है, कानून साजी की, ठीक है। भारत में इंतज़ामी था, ठीक है, इंतज़ामिया वगैरह वहाँ पर किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट इंक्रीज गवर्नर जनरल काउंसिल टोटलिंग 5 मेंबर्स इंक्लूड दी जीजी। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो थे इससे गवर्नर जनरल में इजाफा हो गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे उसमें इजाफा हो गया था। गवर्नर जनरल के कुछ
कुल जो थे वो 5 मेंबरान थे। इसने हिंदुस्तान को पहली बार इजाज़त दी कि हुकूमत में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए कानून साज जो थी वो कौंसलें फराहम की गई थी सूबों को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। अब कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट क्या था 1892 का? दिस वाज ए सेकंड स्टेप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ये हिंदुस्तानी का दूसरा मरला था जो आइन की तरक्की दिखा रहा था, जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसकी डेवलपमेंट दिखा रहा था। इट एनलार्ज द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस। इसने कानून साज को, काउंसिलों को बढ़ावा दिया, दोनों को बढ़ावा दे दिया था। इसने सेंटर को भी दे दिया था, मरकज को भी दे दिया था, और प्रोविंस को भी और सूबों को भी बढ़ावा दे दिया था इसने। और क्या हुआ कि सेंटर जो काउंसिल था वो उठाकर वहाँ पर रेज टू 16वीं जो थी पोस्ट पे ले गए थे उसको। प्रोविंशियल काउंसिल टू 20 जो था वो सूबाई काउंसिल 20 हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दी प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर आल्सो इंक्रीज। अब जो गैर सरकारी मेंबर थे उसका तनासुब भी, उसमें भी इजाफा हो गया था। गैर लोग थे ना मेंबर्स जो थे, जो प्रोपोर्शन के वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें भी इजाफा हो चुका था। द काउंसिल वर गिवन द राइट डिस्कस द बजट एंड दिस क्रिटिसाइज इट। अब क्या हुआ कि काउंसिलों को ये हक दे दिया गया था कि बजट पर बहस करें और उस पर वो तनकीद भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या हुआ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ली। अच्छा, ये आप लोग का MCQs बनकर आता है कि क्या चीज़ मिंटो मॉर्ली कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स it was designed by the Governor General of India Lord Minto and the Secretary of State for India Lord Morley। अच्छा, इसे क्या हुआ कि इसे मिंटो मॉर्ली के नाम से भी जाना जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 को, इसको मिंटो मॉर्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाहात के तौर पर यह डिज़ाइन किया गया था कि हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड मांटो और हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो लॉर्ड मॉर्ली हैं। The foundation of reform was the famous Shimla Deputation of 1909 headed by the Sir Aga Khan। जो इस्लाह की बुनियाद थी, ठीक है, मशहूर जो शिमला डेपुटेशन हुई थी वो 1906 में ही हुई थी और इसकी जो सरबराही की थी, इसके जो हेड थे वो सर आगा खान थे। नेक्स्ट हम चलते हैं द मेन फीचर ऑफ द एक्ट वर। अब जो मेन फीचर थे इस एक्ट के वो क्या थे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज एक्सेप्टेड। जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, इलेक्टोरेट मतलब इलेक्ट्रो वोटरों का जो सिस्टम था, उस निज़ाम को कबूल कर लिया गया था। मेथड ऑफ इलेक्शन पार्टी इनडायरेक्ट एंड पार्टली डायरेक्ट। अब क्या हुआ, जो इंतखाबी जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट भी वो किया जा रहा था, ठीक है, उसको माना जा रहा था, और डायरेक्ट भी माना जाता था, इनडायरेक्ट भी माना जा रहा था उसको। प्रोविंशियल काउंसिल वर एनलार्ज। अब जो प्रोविंशियल जो काउंसिल्स थी, ठीक है, जो सूबाई काउंसिलें थी उसकी वो लार्ज हो गई थी, मतलब कि बड़ी हो गई थी। सूबाई को गैर सरकारी अहमियत दे दी गई थी यहाँ पर, और मरकज़ी जो कानून साज थे काउंसिल थी, ठीक है, वो कर सकती थी, वो जो इंतज़ामिया थी, वो पॉलिसी वगैरह जो थी वो क्वेश्चंस भी कर सकती थी यहाँ पर। तो ये सारा कुछ कहाँ पर हुआ, 1909 में हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था 1919 का, आल्सो नॉन एज मोंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। इसे मोंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अच्छा, ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने MCQs को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको क्या कहते हैं, मोंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके नाम से जो है जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात की गई है, चूँकि ये इस्लाहात को जो थे वो सेक्रेटरी ने डिज़ाइन किया था। जो रियासत थी वो बराए हिंदुस्तान एडोविन मोंटागो और वसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन इस्लाहात ने कांग्रेस को हटाने का फैसला कर लिया था। लीग स्कीम जो थी वो समझौता का बंदोबस्त करे, ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया कि वो जो है वो समझौते की यहाँ पर बातें करे और क्या करे कि हुकूमत जो है हिंद
वो मसौदा तैयार किया गया था कि दिसंबर में बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसके ज़रिए 1919 और GIA को 1919 भी कहा जाएगा। तो ये सारी बातें जो थी यहाँ पर की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं इट्स मेन फीचर्स वर। अब इसके जो 1919 के मेन फीचर्स थे वो क्या थे। अब फीचर्स क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स एंड द सिख। यहाँ पर जो बात की गई थी, जो इसकी खसूसियात थी, वो खसूसियात यही शो की गई थी कि सेपरेशन हो गई थी यहाँ पर मुस्लिम्स की और सिख की, अलहदगी हो गई थी इनकी, के इनकी पहचान अलग-अलग हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड टू 67। क्या हुआ कि इसको एक दो मरतबा जो था कानून साजी बनाया गया था, और यहाँ पर कहा गया था कि मरकज़ी जो कानून साज है काउंसिल ने खर्च किया गया था यहाँ पर 67 जो था वो एक्सपेंडेड कर दिया गया था यहाँ पर, और कहा गया था कि इन बोथ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर वुड बी इलेक्टेड, जो दोनों में मेंबर हैं उसकी बड़ी अक्सरियत का जो है वो मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट द एक्ट क्रिएटेड बाय द सिस्टम ऑफ द धिराचे which was division of power between the responsible ministers and irresponsible executive councillors। अब यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत थी उसमें एक एक्ट बनाया गया था, उसके निज़ाम से धिराचाय जो था वो तकसीम का था, जिसमें जिम्मेदार वज़रा और इसके दरमियान जो ताकतवर भी लोग थे और गैर जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी वहाँ पर बनाई गई थी। सूबा जो था वो मुगन्ना जो था, जहाँ के साथ वहाँ तोसी था, ठीक है, बड़ा था, एनलार्जर था, उसके इंतखाबी जो थे नुमाइंदगी की ज़मानत भी कर रहा था, यहाँ पे श्योरिटी पेश कर रहा था उसकी रिप्रेजेंटेटिव की। द राइट ऑफ वोट लोअर्ड द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, वोट की हक ने जो जायदाद को नीचे कर दिया था काबिलियत के मुकाबले वहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो ज़मीन रखने वाले सनतें और कामर्स को नुमाइंदगी मौसूल हुई, ठीक है, हल्का बंदी बनी वहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गए वहाँ पर। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर केप्ट रिजर्व फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, जो अमन और अमान और ज़मीन की आमदनी थी, ठीक है, वो महकमों के लिए मखसूस रखा गया था। बरतानवी जो इंतज़ामिया थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पर, उसके लिए रखा गया था, जबकि जो महकमा था तालीम का, ज़राअत का, सेहत का, ठीक है, वो मकामी हुकूमत जो थी उसकी हिंदुस्तान में मुंतकिल कर दी गई थी। जो वज़रा थे इंडियन मिनिस्टर से उनकी मुंतकिल कर दी गई थी। हाउएवर द अल्टीमेट अथॉरिटी वाज लेफ्ट। अब क्या हुआ, यहाँ पर हतमा जो इख्तियार था वो छोड़ दिया गया था सूबे के गवर्नर के साथ, जो बराह रास्त वज़राए ने मुकर्रर कर दिया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इंडिया एक्ट जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें क्या हुआ, ये एक फेडरेशन के लिए फराहम किया गया था। हिंदुस्तान दोनों सूबों पर मुश्तमिल है और सल्तनत भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इस एक्ट ने सूबाई खुद मुख्तारी दी। इस जो ये प्रोविंशियल था, ठीक है, हमारा जो सूबाई था, इस एक्ट ने हमें सूबाई खुद मुख्तारी दे दी थी। इसकी जो लिस्ट थी, इसकी जो सब्जेक्ट लिस्ट थी वो किस पर थी, इन तीनों पर थी कि यहाँ पर फेडरल लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, और प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाएगी जो वफाकी फुर्सत होती है जिसको कहते हैं, सूबाई फुर्सत होती है उसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जाएगी, जो हम आहंगी की जो फुर्सत हुई, ठीक है, लिस्ट थी वो बनाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंध एंड NWFP वर मेड प्रोविंसेस, जो सिंध था और सूबा सरहद बनाया गया सूबों में। धिराचाय वाज एलिमिनेटेड, जो धिराचाय थे उसका खात्मा हो गया, एलिमिनेटेड मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इन 1937 के वहाँ पर इलेक्शन हुआ, जो खतबात थे, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रेशन हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, वहाँ पर शरीफ रिपोर्ट हुई, डे ऑफ डिलीवरेंस हुई, लाहौर रेजोल्यूशन आ गए, ठीक है, क्रिप्स मिशन आ गए, 1946 के इलेक्शंस वहाँ पर आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो था 1946, उसमें क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1946। जो जनरल इलेक्शन थे वो 1946 में हुए थे, ठीक है। द इलेक्शन शोड हाउ द असेंबली वाज डिवाइडेड बिटवीन द लीग एंड द कांग्रेस। इस इलेक्शन ने शो किया, इस इलेक्शन से पता चलता है कि कैसे असेंबली, लीग और इसके दरमियान जो था वो तकसीम किया गया था कांग्रेस के दरमियान।
सूबाई जो थे वो इंतखाबात भी मुनक्कद हुए थे। यहाँ भी लीग जो थी, कॉन्फ्रेंस जो थी, लीग जो थी वो 1946 में तकसीम की वाजिया हो गई थी। 1946 कैबिनेट मिशन ये था। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड अ मिशन। अब कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि जो आखिर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने, हुकूमत ने एक वहाँ पर भेज दिया था, एक ब्रिटिश कैबिनेट भेज दिया था, जिसको मेंबर एक भेजा कैबिनेट मिशन का, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। इट कंप्राइज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एज इट्स हेड विद क्रिप्स एंड द अलेक्जेंडर एज मेंबर्स। अब क्या हुआ कि इसमें हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी थे बराए खारजा शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ इसके सरबराह हैं बतौर मेंबर क्रिप्स और सिकंदर, वो भी थे। मिशन ने यूनियन ऑफ इंडिया का ऐलान किया। बरतानवी हिंदुस्तान रियासतों के साथ ख्वाजा अमूर और दफा और मवासलात वहाँ पर हुई। दीगर ताकतों को भी आराम में रखना चाहा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अदर पावर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रोविंसेस। ऑन 3 जून 947 लॉर्ड माउंटबेटन, a new viceroy of the India, announced his plan, but his plan failed. अब क्या हुआ, जो पुरतशद्दुद जो फ़ुरका था वराना व फसादात का सिलसिला शुरू हुआ और हिंदुस्तान की तकसीम हो गई। जून 947 लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो 3 जून को 947 को उन्होंने क्या किया, न्यू वाइसराय का इंडिया में अनाउंस कर दिया। बट उसका जो प्लान था, उनका जो मंसूबा था, वो मंसूबा जो था वो फेल हो चुका था। अच्छा, ये भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो था वो किस तरह से प्लान जो उनका था वो फेल हुआ। तो 947 में 3 जून में उनका प्लान जो था वो फेल हो गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था जो ये हुआ था, वो क्या था, इसमें जो था द बिल वॉज ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स बाय द ब्रिटिश पीएम। अब जो बिल था वो ड्राफ्ट था बिल का, वो तैयार किया गया था और इसको पेश किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स बाय बरतानवी वजीर आजम, ठीक है, जो इटली थे। वो 4 जून को उन्होंने पास किया था। 15 जुलाई SC एंड ऑन द 16 जुलाई HL में यहाँ पर पेश कर दिया गया था। आउट तरमीम के साथ जो यहाँ पर आउट तरमीम जो हुई थी, रॉयल असेंट किया गया था, वो 18 जुलाई को हुआ था, ठीक है। उसमें इत्तफाक जो हुआ था वो 18 जुलाई में हुआ था। जो ये एक्ट था प्रोवाइडेड किया गया था पार्टीशन का, तकसीम हिंद की फ्राहमी जो थी वो की गई थी और 2 डोमिनो के क़याम के हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो था 14-15 के दरमियान रात को अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। तो ये 14 और 15 के दरमियान हुआ था, मिडनाइट को हुआ था। जो पार्टीशन हमारी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो मिडनाइट को हुई थी 14-15 अगस्त के दरमियान। 14 को पाकिस्तान का कहा गया था और 15 को यहाँ पर इंडिया का कहा गया था। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। द एक्ट वाज आल्सो प्रोवाइडेड। यहाँ पर एक्ट ने जो फराहम किया था वो क्या क्या प्रोवाइड कर दिया था इस एक्ट ने, जो 1947 का एक्ट था। द लेजिस्लेटिव सुपरमेसी ऑफ द 2 डोमेन्स। उन्होंने क्या किया था कि 2 डोमेन की जो कानून साजी थी वहाँ पर उसको छुटकारा हो गया था कि सुपरमेसी एक दूसरे से ऊपर समझना, सुपरमेसी को कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझना सुपरमेसी का मतलब होता है, दिल्ली बढ़ चढ़ कर समझना एक दूसरे से। तो उस चीज़ का क्या हुआ था, खात्मा हो गया था यहाँ पर कानून साजी का। ये चीज़ इस एक्ट में ये फराहम किया था। लेजिस्लेटिव वर गिवन फुल पावर्स टू मेक द लॉज। यहाँ पर फुल पावर्स दे दी गई थी लेजिस्लेटिव को, कानून साज को, ठीक है, बनाने के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिए गए थे, ठीक है, कानून बनाने के लिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हैड नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द डोमेन्स। उसका कंट्रोल नहीं रह गया था, ठीक है, कि वो अफेयर कर सके, उसमें कोई दखल अंदाजी कर सके किसी भी किस्म की। द एक्ट टर्मिनेटेड ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया। इस एक्ट ने क्या किया था कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी उसको टर्मिनेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिश के ऊपर हुकूमत करने से, ब्रिटिश को हुकूमत करने से इंडिया के ऊपर ख़त्म कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। सेपरेट प्रोविजंस गवर्नमेंट स्टेप फॉर द इंडिया एंड पाकिस्तान जुलाई 20। अब क्या हुआ कि जो सेपरेट जो यहाँ पर स्टेप ले लिया गया था हिंदुस्तान के अलग-अलग और हुकूमतें तश्कील दी गई थी, वो 20 जुलाई को दी गई थी। पाकिस्तान में
ठीक है। वो बतौर यहाँ पर जो मिस्टर जीना थे और QF थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया फॉर द लास्ट टाइम टू फ्लू द कराची द कैपिटल ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबल मेट ऑन द अगस्त 11 एंड इलेक्शन QA इट्स प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान थे वो रवाना हो गए थे, यहाँ पर बतौर QA जो थे वो रवाना हो गए थे हिंदुस्तान के लिए। 7 अगस्त को मिस्टर जिना और आखिरी तख्ता दारुल हुकूमत कराची के लिए वहाँ पर आ गए थे। नया डोमेन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर बना, ठीक है, वहाँ पर जो स्टार्टिंग की गई कॉन्स्टिट्यूशन में जमा हुए। 14 अगस्त को मुलाकात की गई 1947 को। QAQ इसका जो था सदर मुंतखब हुआ। अगस्त 15 को था और पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद हुआ। QA जब जीजी की हैसियत से हल्फ लिया और नई पाकिस्तान का काबीना ने हल्फ लिया, और वो हल्फ जो था कैबिनेट का न्यू पाकिस्तान का वो एक ऑफिस में लिया गया था। यही बस स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, ठीक है, 1999 का एक्ट क्या था, कैबिनेट मिशन में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थी, और इंडिपेंडेंस जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थी। यही हमारे लेक्चर की आज की कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट की इंपॉर्टेंट लाइन्स थी जो यहाँ पे शॉर्ट करवाया गया। अगर आप हैंड आउट से करेंगे तो फुल ऑन लॉन्ग आपको मिलेंगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लंबे आपको लाइंस मिलेंगी याद करने के लिए। इनको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं इन लाइंस को। अगर आप फॉर एग्जांपल आपसे नहीं लिखा जाता, आप यही लाइंस अच्छी तरीके से इन एक्ट्स में याद कर लें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज ना करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें इस बात को कि अपनी हैंड आउट्स को PPT स्लाइड्स को स्टूडेंट्स काइंडली अच्छी तरीके से याद कर लें अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग, PPT स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, आपके किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेरा कमेंट सेशन आप लोगों के लिए ही ऑन है। आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।